नमस्कार बेटा, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। कल की कक्षा में हमने अपने पाठ स्पर्श की पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 जिसका शीर्षक है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। शिल्पकार के विषय में मैंने आपको बताया था, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो निर्जीव व्यक्ति में भी, निर्जीव वस्तु में भी जान डाल देता है, इस तरह की उसकी रचना करता है, वही शिल्पकार माना जाता है। और वहां निर्जीव वस्तु की तुलना की गई है तीसरी कसम, जो एक साहित्यिक रचना है, लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की इसी रचना के साथ शैलेंद्र ने किस हद तक न्याय किया और इस न्याय को करने में उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से ना वाकिफ थे। वाकिफ यानी अनजान, यानी 20 साल हो गए थे उनको फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए और काम करते हुए, लेकिन वो वहां के तौर तरीकों से अनजान बिल्कुल भी नहीं थे, यानी पूरी तरह से परिचित हो चुके थे, लेकिन वे उनमें उलझ कर अपनी आदमियत नहीं खोना चाहते थे, यानी वो इंसानियत या मानवता बनाए रखना चाहते थे। अगर आप अपनी किसी फिल्म का निर्माण कर रहे हो और उस फिल्म की पूरी कहानी आपने किसी लेखक की रचना में से ली है, तो लेखक के साथ तो पूरा का पूरा न्याय होना चाहिए ना, उसके साथ अन्याय क्यों होने दे। बस वही कुछ उन्होंने, यानी शैलेंद्र ने भी अपनाया। एक फिल्म का नाम आया है श्री 420। श्री 420 का एक बहुत ही बेहतरीन और पॉपुलर सॉन्ग था, जिस सॉन्ग को इन शब्दों में पिरोया गया। क्या था? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सुन रखा है सभी ने इसी सॉन्ग को। इसके आगे की पंक्ति है, जो पंक्ति है, इस आगे की पंक्ति में एक ऐसी पंक्ति को शामिल किया गया जिसमें कोई ऐसे अटपटे से शब्द है। क्या थे? देखिए, इसके अंतरे की एक पंक्ति थी कि रातें दशों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। लेकिन इस पर जो म्यूजिक कंपोजर्स थे, यानी जो संगीतकार थे, उन्होंने, जैसे शंकर जयकिशन, उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, आपत्ति करी कि भाई 10 दिशाओं का क्या मतलब है। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो जानते हैं, 10 दिशाएं नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर चेंजेस करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। ठीक है ना? कौन सा सॉन्ग? प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसी गाने की एक और पंक्ति थी कि रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। इस पर जय किशन ने आपत्ति करी और बताया कि दर्शक 4 दिशाएं तो जानते हैं, लेकिन 10 दिशाएं नहीं जानते, इसलिए इसमें थोड़ा फेरबदल करना चाहिए। लेकिन शैलेंद्र ने परिवर्तन के लिए मना कर दिया। उनका विश्वास था। क्या विश्वास था? बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है बेटा, और इन पंक्तियों को आपको अंडरलाइन भी कर लेना चाहिए कि आज जो मूवीज बन रही हैं, उन मूवीज में ज्यादा से ज्यादा इस तरह का चटपटा या फिर इस तरह का मसाला तैयार किया जाता है ताकि जो दर्शक है, जो अपना मनोरंजन करने वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उसका चटकारा ले लेके उसको देखें, यानी ज्यादा से ज्यादा उसमें अपनी रुचि दिखाए। लेकिन शैलेंद्र का क्या सोच था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में, यानी दर्शक क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट किन चीजों में है, इस बात को लेकर के हमें उथलेपन को उन पर थोपना नहीं चाहिए। यानी जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा उनके आगे परोस दो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा आर्टिस्ट यानी कलाकार कौन होता है? एक अच्छा कलाकार वही होता है जिसका ये कर्तव्य है कि वो अपने उपभोक्ताओं की रुचियों का परिष्कार करे। यानी जो भी उसके ग्राहक हैं, आर्टिस्ट के जितने भी ग्राहक हैं, आर्टिस्ट के जितने भी दर्शक हैं, वो उन दर्शकों का जो रुचियां हैं, यानी जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, उन चीजों को शुद्ध करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि वो गलत चीजों की भी डिमांड करते हैं, उन गलत चीजों को भी आप वहां पूरा करके उनके सामने रखते चले जाओगे, ये उचित नहीं है। और उनका ये यकीन गलत भी नहीं था। क्यों? क्योंकि यही नहीं बल्कि वे बहुत अच्छी गीत भी उन्होंने लिखे जो बेहद लोकप्रिय भी हुए। क्योंकि ये सारे गीत लिखने वाले कौन थे? शैलेंद्र खुद थे। और सारे के सारे गीत क्या हुए? बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य, ध्यान देना बेटा, झूठा अभिजात्य यानी दिखावे पूर्ण जो बहुत ठाठ बाट भरी जिंदगी है ना, उसको कभी नहीं अपनाया। अभिजात्य यानी अमीरों जैसे रहना, और झूठा यानी कोरा दिखावा।
यानी अमीरों की तरह रहने का, पूरा दिखावा करने का उन्होंने कभी भी ढोंग नहीं किया। किसने? शैलेंद्र ने। यानी धरातल पर रहने वाला बंदा था, जमीन से उठा हुआ था, जमीन से जुड़े रहना चाहता था, हवा में उड़ना नहीं चाहता था। उनके गीत भाव प्रवण थे। भाव प्रवण का अर्थ है भावनाओं से परिपूर्ण, बहुत इमोशनल कर देने वाले। दुरूह नहीं थे, यानी मुश्किल नहीं थे, कठिन नहीं थे। कैसा गाना है देखो, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सब पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गीत लिख कौन सकते हैं? सिर्फ शैलेंद्र ही लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है कि ऐसा लगता है मानो शांत नदी का प्रवाह, यानी ये आराम से एक नदी बह रही है, और समुद्र की गहराई, यानी एक ऐसी जगह जिसका आप नाप तक नहीं ले सकते, सोच तक नहीं सकते कि ये कितना गहरा है। कुछ ऐसी ही सोच बयान की थी उन्होंने, किसमें? अपने गीतों में। ठीक है, यही विशेषता उनकी जिंदगी की भी थी। यानी उनकी जिंदगी भी शांत नदी की तरह एक प्रवाह में आगे बढ़े जा रही थी, और समुद्र की गहराई की तरह कई ऐसी भावनाएं थी जिनकी था जो है हम नाप भी नहीं सकते। और अपनी फिल्म के द्वारा भी उन्होंने यही कुछ साबित भी किया। यानी वो फिल्म के अंदर दर्शकों की रुचि के अनुसार बदलाव नहीं करना चाहते थे, बल्कि दर्शकों को अपनी रुचियों में सुधार करने के लिए संदेश दे रहे थे कि जैसा आप नग्नता का, शीलता का, भद्रता का आप चाह रखते हो, वैसा का वैसा हम आपको फिल्म के अंदर परोस दें, ये हमारा दायित्व नहीं है। क्योंकि एक कलाकार तो वो होता है जो अपने दर्शकों की रुचियों में परिष्कार करे, उनको शुद्ध करे, उनको अच्छा बनाए, उनको परिमार्जित करे। ठीक है, चलिए तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो केवल उन चंद फिल्मों में से तो एक है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया। मैंने आपको कल भी बताया कि एक शरद जोशी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास था तब तुम कब जाओगे अतिथि, और उसी पे अजय देवगन अभिनीत एक मूवी बनी थी तुम कब जाओगे अतिथि। उसमें थोड़ी इमेजिनेशन को शामिल करते हुए कुछ और ज्यादा मनोरंजक प्रसंगों को शामिल करते हुए कई ऐसे सीन भी फिल्माए गए जो उस उपन्यास के जो नॉवल था उसके हिस्सा नहीं थे। लेकिन यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यिक रचना जैसी थी बिल्कुल वैसी की वैसी ही सिनेमा के पर्दे पर उजागर की गई थी शैलेंद्र के द्वारा। उसमें बिल्कुल भी फेरबदल नहीं किया। यानी 100% जैसा का तैसा, यानी ज्यों का त्यों ही उसे फिल्माया गया। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को एक कैरेक्टर दिया, पात्र दिया। कौन सा पात्र था? ठेठ ग्रामीण, यानी गांव के ग्वाले नहीं होते जो एक तहमत सा लुंगी सा बांध लेते हैं, ऊपर एक गमछा सा लपेट लेते हैं और बैलगाड़ी चलाते हैं। बैलगाड़ी भी कौन सी? टप्पर वाली कौन सी होती है? जो गोलाई में होती है और उसके ऊपर छपरा सा टंगा हुआ होता है ना, और उसके अंदर बैठ करके जब वो बैलगाड़ी चलाते हुए गाना गाता है। बस वैसा ही एक कैरेक्टर था राज कपूर का, जिसका नाम दिया गया था हीरामन। ठीक है, हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो पाए क्योंकि राज कपूर तो भाई शोमैन थे और हीरामन था एकदम ग्रामीण, ठेठ देहाती, गांव का गवार। उसके ऊपर शोमैन हावी नहीं हो पाया। यानी राज कपूर ने शोमैन के रूप में नहीं बल्कि ठेठ देहाती ग्रामीण के रूप में, एक गंवार व्यक्ति के रूप में वहां अभिनय किया था, वहां एक्टिंग की थी। और एक्ट्रेस कौन थी? छेद की सस्ती साड़ी में लिपटी हुई हीराबाई। और हीराबाई का रोल किसने निभाया? वहीदा रहमान ने। और इस कदर निभाया कि उन्होंने अपनी ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया। यानी वो भी उस समय मोस्ट पॉपुलर और फेमस एक्ट्रेस के रूप में थी, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को हीराबाई के ऊपर हावी नहीं होना दिया। वो भी एक पतली सस्ती और गरीब सी महिला के रूप में, पतली सस्ती साड़ी लपेटी हुई एक हीराबाई के रूप में वहां दिखाई दे रही थी। ठीक है, सीन क्या था देखिए। कजरी नदी, यानी काले रंग के कजरी एक नदी का नाम दिया गया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा काले रंग का पानी बहता है। और वहां के नदी के किनारे पर, यानी उसके साइड में
उकड़ू बैठ जाना, उकड़ू यानी अपने घुटनों को पीछे की तरफ मोड़ करके अपने बैठ जाते हैं ना, उकड़ू घुटनों पे केबल पर बैठ जाना, है ना। जैसे वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं, दोनों पैर पीछे कर करके, घुटने नीचे टेक करके, फिर आप पीछे के दोनों अंगूठों को मिलाकर बैठ जाते हैं, है ना। वहां पर है उकड़ू बैठकर हीरामन गीत गाता है, और गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, क्या पूछता है, मन समझती है ना आप। तब हीराबाई जुबान से नहीं बल्कि आंखों से बोलती है ना। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, जबान से जवाब नहीं देती, शब्दों में बयान नहीं करती, बल्कि आंखों ही आंखों से वो इस बात का जवाब दे देती है। तो देखिए इस बात को भी यहाँ पर कितने सुंदर शब्दों में प्रहलाद अग्रवाल ने हमारे साथ साझा किया है कि दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, यानी जो बातें आंखों से अभिव्यक्त की जा सकती हैं उनके लिए शब्दों की तो आवश्यकता ही नहीं होती। आपको इस बात में भी मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगी कि आपने हरिहर काका वाले पाठ को पढ़ा था, तो लेखक बता रहा था कि हरिहर काका से मैंने पूछा कि भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आप ठीक ठाक तो हो। तो उन्होंने एक नजर पर देखा, फिर अपनी नजरें झुका ली, बोले कुछ भी नहीं, यानी उनकी आंखों ने ही वो सारी बातें बयान कर दी जिनके लिए उनके पास शब्द भी नहीं थे। यानी कई बारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि व्यक्ति अपनी आंखों के माध्यम से ही अपनी सारी बात को अभिव्यक्त कर देता है। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम, यानी ऐसी ही कई ऐसी छोटी छोटी विशेषताओं से भरी हुई थी फिल्म तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूब कर झूमते हुए गाड़ीवान, मस्ती गाना देखिए आपने सुन रखा होगा, चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया, पुराना एक गाना है। और उस गाने को गाने वाला कौन है, गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला। और वो कोई कौन है, कोई और नहीं बल्कि हीरामन है। हीरामन का रोल कौन प्ले कर रहा था, राज कपूर। और वो क्या गाना गाता है, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। ठीक है भाई, चलते हुए मुसाफिर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, किसने, पिंजरे वाली मुनिया ने, पिंजरे में रहने वाली यानी बंद चार दीवारी के अंदर रहने वाली उस स्त्री ने। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का भी हुजूम, यानी टप्पर वही छपरे से टंगे हुए उस गाड़ी के अंदर, बैलगाड़ी के अंदर पीछे कौन बैठी थी, हीराबाई। और उसको जाते हुए देखा किसने, बच्चों ने। और वो उसके पीछे पीछे दौड़ते और गाते हुए जा रहे हैं, क्या कहते हैं, लाली लाली टोलिया में लाली रे दुल्हनिया। इस तरह से वो एक और जो गीत है वो वहां की स्थानीय भाषा में गाया गया है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ग्रामीण परिवेश को एज इट इज अपनी रचनाओं में बयान कर दिया जाता है, तो उस रचना को कहा जाता है आंचलिकता। क्या कहा जाता है, आंचलिकता। यानी एक अंचल विषय से संबंधित सारी परिस्थितियों को हमारे सामने शब्दों में बयान कर देती है, वही रचना कहलाती है आंचलिक उपन्यास या आंचलिक रचना। एक नौटंकी की बाई, नौटंकी यानी एक्टिंग करने वाली, नाटक करने वाली, नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाली सरल हृदय गाड़ीवान। नौटंकी की बाई, नौटंकी करने वाली कौन थी, हीराबाई। और हीराबाई के अंदर अपनापन खोज लेने वाला कौन था, गाड़ीवान। गाड़ीवान का नाम क्या था, हीरामन। और अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे, यानी दोनों ही ऐसी परिस्थितियों में थे जिनमें बहुत ज्यादा अभाव थे, कमियां थी, बहुत गरीबी थी। और इसी गरीबी को जीते हुए भी वो सपनीले कह कहे, यानी सपनों के संसार में डूबे रहते थे और अपने मन को दिलासा देने के लिए थोड़ी बहुत हंसी मजाक और बातचीत कर लिया करते थे। ठीक है, हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, लोक तत्व का अभाव। यानी लोगों के लिए एक अच्छा मॉरल वैल्यू से रिलेटेड जो मैसेज होता है वो उसमें नहीं होता। आजकल की फिल्मों के विषय में तो क्या ही कहा जाए कि पुरानी जितनी भी बॉलीवुड की फिल्में होती थी वो कोई ना कोई एक सामाजिक दायित्व, एक सामाजिक संदेश सभी को दिया करती थी। लेकिन हमारी फिल्मों के अंदर ये बहुत बड़ी वीकनेस रही है, कमजोरी रही है कि उसमें लोक तत्व का अभाव रहा है। लोक तत्व यानी लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कोई ना कोई अच्छी बात, उस चीज को वहां पर बहुत कम देखा गया। वे जिंदगी से दूर होती है, यानी जिंदगी जो यथार्थ है, जो वास्तविक है। और फिल्मों के अंदर जो चीजें दिखाई जाती है वो मात्र काल्पनिक होती है ना। ज्यादा से ज्यादा उसमें कल्पनाएं ही कल्पनाएं होती हैं, वास्तविकता नहीं होती। अब सुई धागा मूवी देखी होगी आपने,
है ना। और ABCD वाली मूवी भी देखी होगी कि किस तरह से वो अपना एक अच्छा ग्रुप तैयार करते हैं, उस ग्रुप के बेस पे वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मंच पे जाते हैं, उस स्टेज पे जाकर के शो करते हैं, उस शो को करने में उनको एक बारी तो असफलता मिलती है, लेकिन फिर भी जब वो यूनिटी से कार्य करते हैं तो उनको बेजोड़ सफलता हाथ लगती है ना। तो ये चीजें वास्तविक जीवन में आजमाना और उसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो यहाँ पर जिंदगी से इन फिल्मों को दूर रखा गया। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है, त्रासद यानी बहुत भयंकर, बहुत अंदर तक हिला देने वाली, अंदर तक कंपा देने वाली, जो गरीबी की मार को झेलने वाली परिस्थितियां है, अगर उसको वहां पर चित्रांकन किया जाए, स्टेज पे परफॉर्म किया जाए, तो उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, यानी उनको इस कदर और ज्यादा संवार दिया जाता है, और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। होता है ना भाई, दुख दिखाया। आपने मदर इंडिया मूवी देखी होगी कि मदर इंडिया मूवी के अंदर नरगिस होती है, नरगिस के पति की मौत हो जाती है, तो वो अपने उन बेटों को कैसे पालती है, इतनी ठंड में, इतनी तपती गर्मी के अंदर वो अकेली उस हल को जो है खेत को जोतने के लिए अपने कंधों पे डालती है और उसको खींचते हुए दूर तक लेकर जाती है। इतने बीघा खेत को एक महिला जो है हल अपने कंधों पर रख करके जोत रही है, ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो कितना उसको भयंकर रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है या नहीं किया जाता, जो हमें अंदर तक और ज्यादा कंपा देता है, यानी ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण हो जाता है। सही है ना। यानी जो दुख वाला सीन है उसको इस तरह से और भयंकर रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कि जो जो वहां पे दर्शक बैठे हैं वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आंखों में से आंसू निकाल ही देते हैं। और तीसरी कशम की ये खास बात है कि वो दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। यानी तीसरी कसम एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर दुख की उन परिस्थितियों को भी जैसा जीवन में होता है लगभग वैसा ही वहां पर फिल्मांकन किया गया है। उसमें किसी तरह की लाग लपेट ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया। जीवन सापेक्ष यानी जैसा जीवन में आती है परिस्थितियां लगभग वैसी ही उस मूवी के अंदर भी वहां पर फिल्माई गई है। अब प्रहलाद अग्रवाल कहते हैं कि मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं बल्कि कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश प्राप्त करना और खूब सारा धन इकट्ठा करना, ऐसी इच्छाओं से कोसों दूर रहे। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं बल्कि जूझने का संकेत भी था। जूझना यानी भाई मुश्किलें तो हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अब उन मुश्किलों से हार मान करके और आप अपने जीवन को ही तहस नहस कर डालो, ऐसे गीत नहीं लिखे, बल्कि ऐसे गीत लिखे हैं जो उन मुश्किलों को भी डटकर सामना करने का एक संदेश दर्शक को देते हैं। ठीक है। देखिए एक पुरानी फिल्म का एक गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि दुनिया में गर आई है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। यानी मुश्किलों से भरा हुआ है जीवन, और जीवन के अंदर अगर गरीबी है तो गरीबी को ढोना और उसमें जीना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है क्यों ना इस जीवन को ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन गीतकार क्या कहता है कि दुनिया में अगर आई है तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। यानी जितनी सांसें ईश्वर ने हमारी किस्मत में लिखी है उन सांसों को, उस रिकॉर्ड को तय करना हमारे लिए जरूरी है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उस जीवन को वहीं पर अपने हाथों से नष्ट कर दें। यानी ये अधिकतर ऐसे गीत रहे हैं जो गीत हमें भयंकर परिस्थितियों में, दुख परिस्थितियों में भी जूझने का संकेत देते हैं, लड़ने की शक्ति देते हैं। और ये प्रक्रिया भी मौजूद थी जो जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता था। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती बल्कि उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। व्यथा यानी दुख। दुख किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर है तो वो उसको हरा नहीं सकता, बल्कि वो दुख तो उसे और आगे बढ़ने का मैसेज देता है। आपने यहाँ पर अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छा कोटेशन सुना होगा कि अगर व्यक्ति असफल हो जाता है तो ये मान लो आपने सफलता का एक पड़ाव, एक सीढ़ी पार कर ली। यानी असफलता उस कार्य का अंत नहीं है। असफलता मिली है ना, यानी आपने उस कार्य को करने की एक सीढ़ी पार कर लिया, अब आप अगली सीढ़ी पर पहुंच चुके हो। यानी अब आप अपनी मंजिल के
नजदीक हो। वही बात यहाँ पर लागू होती है कि व्यथा यानी दुख व्यक्ति के जीवन में कितना भी हो, वो व्यक्ति को कभी भी पराजित नहीं करता, उसको दुखी नहीं करता, हराता नहीं है, बल्कि उसको अंदर से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है ताकि वो उस आने वाली परिस्थिति से लड़ सके, भिड़ सके, उसका सामना कर सके। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया और मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का ये गीत तो बहुत ही अद्वितीय बन गया, बहुत बेजोड़ गाना। मैंने आपको बताया था कि राज कपूर के ऊपर जितने भी गाने फिल्माए गए थे उनमें जो आवाज थी, गीत तो लिखने वाले शैलेंद्र हैं, लिखा है उसने, लेकिन जो गायकार है, सिंगर है, वो कौन है? मुकेश। मुकेश के बारे में मैंने आपको परिचय दिया, मुकेश जिसके बेटे हुए नितिन मुकेश और उसके भी बेटे हुए नील नितिन मुकेश, ठीक है ना। तो मुकेश की आवाज में क्या गाना था? सजनवा बैरी हो गई हमार, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, भागू ना बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गई हमार। क्या कहते हैं कि वास्तव में मेरी किस्मत में क्या लिखा है उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता। अगर कोई चिट्ठी में लिखा होता ना तो हर कोई पढ़ देता, लेकिन क्या किया जाए कि वास्तव में मेरी किस्मत मेरे से रूठ चुकी है और आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है ये किसी को भी ज्ञात नहीं है। अभिनय के दृष्टिकोण से यानी एक्टिंग के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की बेहतरीन फिल्म थी। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, यानी वो शब्द कम काम में लेते थे, उनकी आंखें ही ऐसी होती थी कि आंखों के इशारों से ही सारी बातें बयान हो जाती थी। तीसरी कसम में मासूमियत के चरम उत्कर्ष को छू जाते हैं, यानी तीसरी कसम में जो हीरामन का रोल उन्होंने प्ले किया वो वास्तव में एक ग्रामीण और देहाती कैरेक्टर था। उस कैरेक्टर को उन्होंने भरपूर जिया था, उसमें उन्होंने अपने शोमैन को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया, ठीक है। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम वाली मूवी में मौजूद थे, बिल्कुल उसी तरह से एक और मूवी थी जागते रहो में उन्होंने ऐसा प्ले नहीं किया है। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया, लेकिन तीसरी कसम वो फिल्म है जिसके अंदर राज कपूर अभिनय नहीं करता बल्कि वो हीरामन यानी जो ग्रामीण देहाती है उसके साथ एकाकार हो गया। यानी इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते कि राज कपूर कौन है और हीरामन कौन है। यानी जो हीरामन है वही तो राज कपूर है, यानी जो राज कपूर है उसी को ही तो हीरामन बनाया गया है। कैसा हीरामन? खालिस, खालिस यानी बिल्कुल पूर्ण देहाती, एकदम ग्रामीण, गांव का गवार, बुच्च गाड़ीवान, यानी एकदम बिल्कुल नीरा गाड़ी चला करके, गाड़ा चला करके, बैलगाड़ी खींच करके अपना गुजारा करने वाला, जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, यानी भावनाओं से भरा हुआ है, शातिर दिमाग वाला नहीं है, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा कोई दूसरी चीज कोई मायना नहीं रखती। यानी जो मोहब्बत को, मोहब्बत के रिश्ते को, प्रेम के रिश्ते को अहमियत देता है। दूसरी बड़ी बात थी तीसरी कसम के अंदर कि राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वो एशिया के बहुत बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। यानी एक बहुत बड़े शोमैन ने एक ग्रामीण हीरामन के रोल को प्ले किया, ये बहुत बड़ी बात थी। उसी की तरह लैंग्वेज बोलना, देखो गाना आया है ना, सज्जनवा बैरी हो गई हमार, चिट्ठियां हो तो हर कोई बांचे, भागना बांचे कोई, यानी थोड़ी गांव की जो भाषा है उस गांव की भाषा को बोलना, उसी की तरह बिहेव करना बहुत मुश्किल होता है। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, यानी अब लोग जो है ना, लोगों के मुंह पर जब भी राज कपूर का नाम आता तो उनको सीधा हीरामन ही याद आता था, शोमैन याद नहीं आता था। यानी हीरामन यानी राज कपूर, यानी राज कपूर वो व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में ग्रामीण ठेठ देहाती उस व्यक्ति के रोल को प्ले किया, उनको लगभग उससे एकाकार कर दिया, यानी दोनों एक ही हो गए, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता था। कहावत बन गई थी कि राज कपूर कौन? वही है जिसने हीरामन का रोल प्ले किया था। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता बल्कि वो खुद हीरामन के अंदर ढल गया। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिझता हुआ, फेनू गिलासी ना नुपुर करने वाली, लाग लपेट करने वाली, ग्रामीण गांव की भाषा बोलने वाली, कौन थी? हीराबाई।
हीराबाई वैसे थी कौन, नौटंकी में रोल प्ले करने वाली, यानी छोटे छोटे स्टेज शो होते हैं, स्टेज शो में रोल निभाने वाली। उसकी मनवा टनवा जैसी भोली सूरत पर वो न्यौछावर होता हुआ, हीराबाई की तनिक सी भी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया। यानी इस फिल्म के अंदर कई ऐसे सीन भी आए जब हीराबाई ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, तब उन्होंने जैसे ही उसकी हीराबाई की उपेक्षा को अपने ऊपर आते हुए देखा तो अपने आप को उन्होंने प्रूव करके दिखाया। हीरामन ने अपने आप को वहां उस फिल्म के अंदर अपने आप को साबित करके दिखाया कि अगर आप जीवन साथी के रूप में मेरा चयन करते हो तो कुछ गलत नहीं है। यानी मैं एक अच्छे बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में हर तरह की भूमिकाओं को निभाने में सिद्धस्त हूँ। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक कौन है भाई? इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाला फणीश्वर नाथ रेणु, जो किस नाम से जाने जाते हैं? आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां इस फिल्म में पूरी तरह से उतारी गई है। यानी फणीश्वर नाथ रेणु ने जिस तरह से इस रचना को लिखा था, बिल्कुल हूबहू उसी रचना पर फिल्म बनाई गई। उसमें थोड़ा सा भी ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया, फेरबदल नहीं किया गया, बदलाव नहीं लाया गया। एज इट इज उस रचना को सिने पर्दे पर मंचित कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ भी समझ आया होगा। और इस पाठ के साथ हमने अपने स्पर्श के गद्यांश भाग के चैप्टर नंबर 4 को भी आज रीडिंग के थ्रू कंप्लीट कर लिया है। 1 या 2 दिन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी रिटर्न वर्क के तौर पे, आप उसको भी पूरा कीजिएगा। और जहां कहीं आपको कोई दिक्कत आती हो तो तुरंत आप मुझसे भी बात कर लीजिएगा। तो धन्यवाद बेटा आप सभी का, अपनी इसी क्लास में अपनी सहभागिता निभाने के लिए और अपना पूरा सहयोग बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।